हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस लाइन टेस्ट कक्षा 12वीं सब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पर ये दिया गया था कि इसमें आपके पास कौन सा डिजिटल संसाधन प्रतिदिन उपयोग हेतु उपलब्ध है, तो इस पर टिक करना था। जैसे आपके पास व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप पे आपने टिक कर दिया होगा। ठीक है, उसके बाद में इसको दो पार्ट में दिया गया है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। दोनों में ही आपको 8-8 नंबर लाना अनिवार्य है ना, तभी आप पास माने जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। हम इसको सॉल्व करें या एनालिसिस करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा बेस्ड है ये है आपकी लास्ट ईयर मींस प्रीवियस क्लास के ऊपर, मतलब पिछली कक्षा में आपने कितना अच्छे से इसको इंग्लिश को पढ़ा है उसके ऊपर आपसे ये पूछा गया है। तो देखिए, आप इसको आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि लास्ट ईयर मींस क्लास 11th में जो आपकी इंग्लिश थी हॉर्नबिल में चैप्टर नंबर 2 है आपका वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, है ना, उससे ये पैराग्राफ लिया गया है ना। और वो यदि आपने उस समय अच्छे से पढ़ा है तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर दोगे। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एक परिवार रहता है, एक फैमिली रहती है जो अपने बच्चों के साथ वोएज पर निकलते हैं, है ना। वोएज मीन्स जल यात्रा पर निकलते हैं, उसके ऊपर है ये। तो आपने इसको पढ़ ही लिया होगा। इसके डायरेक्ट हम आंसर देखते हैं। देखिए, जब भी हम कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग की बात करते हैं, मतलब पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देने की बात करते हैं, तो इम्पोर्टेंट ये रहता है कि आप पैराग्राफ की क्या बोलते हैं इसको, पैराग्राफ की स्टोरी को अच्छे से समझ लें। उसके बाद में यदि प्रश्न को आप यदि समझ जाते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है तो आप इजीली उसका आंसर दे सकते हैं। देखिए, व्हेन डिड द ऑथर स्टार्ट सेल। सेल मतलब होता है जल यात्रा करना, है ना। पानी में जब नाव या जहाज़ चलता है ना, तैरता है तो उसको सेल बोलते हैं। तो इसका अर्थ ये हो रहा है कि ऑथर ने वो उसकी यात्रा कब शुरू की थी। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इन जुलाई 1976। तो इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द ऑथर स्टार्टेड हिज सेल इन जुलाई 1976, या फिर डायरेक्ट जुलाई 1976 भी लिख दोगे तो भी आपका आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, होम डिड द ऑथर वांट टू डुप्लीकेट। डुप्लीकेट मीन्स वो जल यात्रा, वो डुप्लीकेट जल यात्रा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ओरिजिनली जब ये हुई थी तो ये 200 वर्ष पूर्व एक कैप्टन जेम्स कुक नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस यात्रा को पहले ही वो कर चुके थे 200 वर्ष पूर्व। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। कहाँ से लिखेंगे? ये यहाँ से लिख सकते हैं आप, होम डिड द ऑथर वांट टू डुप्लीकेट। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, द ऑथर वांटेड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयेज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु ऑल वर द फैमिली मेम्बर्स ऑफ द ऑथर। ऑथर मीन्स लेखक के फैमिली मेम्बर कितने थे, है ना। तो आपको उनको बता देना है, वो 4 व्यक्ति थे। एक तो उसके लड़के का नाम था जोनाथन जिसकी उम्र 6 वर्ष थी, लड़की की उम्र सुजैन, हम आप कीजिए, लड़की का नाम सुजैन और उसकी उम्र 7 वर्ष की थी। उसकी पत्नी जिसका नाम की मेरी था और स्वयं वह ऑथर। तो लिख देंगे आप, ऑथर, हिज सन जोनाथन, हर डॉटर सुजैन, हर वाइफ मेरी एंड हिमसेल्फ। 4 थे ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ अर्लियर। अर्लियर की सुपरलेटिव डिग्री लिखना है। तो देखिए, डिग्रियां 3 प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक कॉम्परेटिव होती है और एक सुपरलेटिव होती है। तो ये अर्लियर कॉम्परेटिव है, अब हमें लिखना है सुपरलेटिव। तो जिस प्रकार से आपने पढ़ा होगा कि गुड, बेटर और बेस्ट, है ना। तो गुड क्या है? पॉजिटिव डिग्री है, बेटर जो है ये कॉम्परेटिव डिग्री है और बेस्ट जो है सुपरलेटिव है। तो उसी प्रकार से इस अर्लियर की सुपरलेटिव डिग्री होगी अर्लीस्ट, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें लास्ट में EST मोस्ट ऑफ द टाइम होता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्लीस्ट। अगला है, व्हाट इज़ द नाउन फॉर्म ऑफ ड्रीम। ड्रीम की नाउन फॉर्म क्या है? तो वो होगी ड्रीम, DREAM। ड्रीम मीन्स सपना, देखना, सपना, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द फॉलोइंग पेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। तो क्लास 9th में जो इंग्लिश है बिहाइव, क्या है? बिहाइव, है ना। उस इंग्लिश से इस पैराग्राफ को लिया गया है, ठीक है। और उसमें APJ अब्दुल कलाम करके एक APJ अब्दुल कलाम करके एक लेसन है, उस लेसन से इसको लिया गया है और उनके बारे में ही इसमें दिया गया है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चाइल्ड्स फादर। चाइल्ड के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम था जलालुद्दीन। क्या नाम था? जलालुद्दीन।
क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द फिजिक ऑफ चाइल्ड। फिजिक मतलब उसकी शारीरिक अवस्था, बच्चे की शारीरिक अवस्था कैसी थी? तो बच्चे की शारीरिक अवस्था थी ए शॉर्ट बॉय विथ रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज ही बोर्न, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उस बच्चे का जो जन्म हुआ था वो हुआ था, आप यहाँ से लिख सकते हैं ही लिखना है आपको। ही वाज बोर्न इनटू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन एस्टवाइल मद्रास स्टेट। यहाँ तक आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ विजडम। विजडम की एडजेक्टिव फॉर्म लिखना है। एडजेक्टिव का अर्थ होता है विशेषण, तो विजडम की एडजेक्टिव फॉर्म होगी WISE, वाइज। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द एंटोनिम ऑफ टाल फ्रॉम द पेजेस। टाल का एंटोनिम लिखना है। एंटोनिम का अर्थ होता है विलोम, विलोम शब्द। टाल मतलब होता है लंबा और स्मॉल मतलब होता है छोटा। तो किसी स्टूडेंट ने यदि स्मॉल लिखा है तो सही है, किसी स्टूडेंट ने यदि शॉर्ट लिखा है SHORT तो वो भी सही है ना। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 3 है रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पोएम को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। तो इस पोएम को यदि आप पढ़ोगे तो आपको लास्ट ईयर यदि आपने पढ़ा है तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये लेसन नंबर 1 क्लास 11th में लेसन नंबर 1 की पोएम दी गई है ना। हॉर्नबिल जो आपकी बुक थी उसमें लेसन नंबर 1 में अ फोटोग्राफ करके एक पोएम है जिसको सरले टॉलसन ने लिखा है, वो पोएम है। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ना। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द 2 गर्ल कजिन्स वेंट पेडलिंग, है ना, कि जब 2 चचेरी बहनें, है ना, और उसकी जो लेखिका है, जो पोएटेस है, उसकी मदर के साथ वो पेडलिंग करते हैं बीच पर, ऐसा आपने पढ़ा था, है ना। तो ये पोएम आपने पढ़ी होगी। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द पोएट एंड पोएम। पोएट और पोएम का नाम लिखना है। तो पोएम जो है वो तो है अ फोटोग्राफ और इसके पोएट का नाम है सरले टॉलसन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर्स वांट टू द बीच वेंट टू द बीच। कितने व्यक्ति बीच पर थे? तो वहाँ पर बीच पर कितने थे? हाउ मेनी मेंबर्स वेंट टू द बीच। अब देखो मैं आपको बता दूं, इसमें 3 फोटोग्राफ में ही थे। क्वेश्चन ये है कि बीच पर कितने थे। यदि क्वेश्चन ये होता कि फोटोग्राफ में कितने हैं तो हमारा आंसर होता 3, क्योंकि उसमें ऑथर मतलब जो कवि है उसकी मम्मी और उसकी 2 चचेरी बहनें, तो कितने हो गए? 3 हो गए। और एक और व्यक्ति वहाँ पर थे जो फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, अंकल, तो वहाँ पर कितने मेंबर हो गए? 4 मेंबर हो गए। ठीक है दोस्तों। तो यदि फोटोग्राफ की पूछता है कि फोटोग्राफ में कितने हैं तो हमें 3 बताना था, लेकिन बीच पर कितने थे जहाँ पर वो छुट्टियाँ मनाने गए थे तो वहाँ पर 4 व्यक्ति थे। 3 तो फोटो में है वो और एक अंकल जो कि फ़ोटो में नहीं दिखाई दे रहे लेकिन वो वहाँ पर थे। क्वेश्चन अगला है हु डिड द गर्ल्स स्माइल एट, मतलब हु डिड द गर्ल स्माइल एट, वहाँ पर कौन मुस्कुरा रही थी? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं गर्ल्स स्माइल, तो 2 तो कज़िन सिस्टर थी और एक उसकी माताजी थी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं द 3 गर्ल्स स्माइलिंग एट। ओके। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। व्हाट वाज सी डूइंग। सी क्या कर रहा था? सी मतलब समुद्र। समुद्र क्या कर रहा था? तो यहाँ पर लिखेंगे द सी वाज डूइंग, या फिर यहाँ से डायरेक्ट लिख दो वास्ट देयर टेरिबल फीट। इतना भी लिख दोगे तो आंसर आपका सही रहेगा, या लिख दिया हो तो आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन बेनिफिट्स ऑफ योगा। योगा के ऊपर आपको एक छोटा पैराग्राफ लिखना था। ठीक है, तो आपने लिख दिया होगा, नहीं लिखा है तो आप कमेंट्स करके मुझे बताएंगे, मैं आपको इसके लिए एक स्पेशल वीडियो इस पर बनाऊँगा। पार्ट बी की बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 था You want to sell your flat, draft a suitable advertisement in not or more than 50 words given all the necessary details। तो ये फॉर सेल के लिए है जिसमें फ्लैट आपको बेचना है। फ्लैट कैसा बेचना है? 1 BHK है या 2 BHK। BHK मतलब बेडरूम, हॉल और किचन। इसके ऊपर भी यदि आपको ये चाहिए कि इसका हमें फॉर सेल के लिए एडवर्टाइजमेंट चाहिए तो आप कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको इसके लिए स्पेशल वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। राइट ए लेटर टू पोस्टर ऑफ योर एरिया ऑफ कंप्लेन अगेंस्ट द केयरलेसनेस ऑफ द पोस्टमैन ऑफ योर एरिया। अभी राइटिंग स्किल की सारी बातें हो रही हैं। राइटिंग स्किल के अंतर्गत जैसे कंपोजिशन, लेटर, रिपोर्ट, एप्लीकेशन, है ना, शॉर्ट कंपोजिशन, ये सब आते हैं। तो इनकी मैंने एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना रखी है और उस प्लेलिस्ट का नाम है राइटिंग स्किल। तो अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और उस प्लेलिस्ट
को ज़रूर देखें ताकि आपकी राइटिंग स्किल की सारी समस्याएं हल हो जाएं। ठीक है दोस्तों। इसके अथवा में था राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन HSC एग्ज़ाम। तो ये अपने मित्र को ब्रिलियंट सक्सेस के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करने का लेटर है, ये भी हमने करवाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। अब बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। कोई 4 करने थे, जिससे पहला है शुरुआत में रिक्त स्थान है, बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द रूफ सम मोर मच। तो इसमें क्या आएगा? सम आएगा। सम क्यों आएगा? सम और एनी, मच मैनी, है ना, सभी हमने ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुके हैं। और ये मैं आपको बता दूं क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है और ये काउंटेबल है, तो इसके लिए हमने सम का यूज़ किया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, आई सा यूरोपियन AN द। तो इसके उच्चारण को हम देखेंगे। इसके उच्चारण की शुरुआत हो रही है यूरेपियन, यू से, और यू क्या है? हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है। तो जब किसी नाउन के उच्चारण की शुरुआत हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से हो तो उस समय हम किसका यूज़ करते हैं? ए का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। अगला है आई डिड नॉट माई होमवर्क। तो यहाँ पर आएगा डू, आई डिड नॉट डू माई होमवर्क। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज ट्रांसलेट मीन इन द पोएम। पोएम में ट्रांसिएट का अर्थ क्या होता है? तो ट्रांसिएंट का अर्थ होता है शॉर्ट लिव, मतलब अस्थायी। ट्रांसिएट मीन्स क्या होता है? अस्थायी, मतलब जो कुछ समय के लिए रहे। अगला क्वेश्चन है, इंटर एलिया मीन्स। इंटर एलिया मीन्स क्या होता है? देखो, इंटर एलिया जो है ये क्या है? ये एक फ्रेज़ है। क्या है? फ्रेज़ है। और इस फ्रेज़ का अर्थ होता है अमंग अदर थिंग्स, मतलब दूसरी वस्तुओं के बीच में। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमंग अदर थिंग्स। अब डू एज डायरेक्टेड में है, राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, जैसे पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में हो सकता है कि सर इसमें बाय द पीपल करके नहीं आएगा क्या? तो इसमें बाय द पीपल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब सब्जेक्ट अंडरस्टूड रहता है तब हम बाय द पीपल या बाय करके नहीं लिखते हैं। तो आंसर क्या हो गया है? इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके। अगला क्वेश्चन है, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। इन शब्द को सही क्रम में जमा कर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जैसे लिखा हुआ है इन रोमन्स डू द वाइल रोम एज डू। तो इसमें यहाँ पर ये जो वाइल लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर आएगा वैन। क्या आएगा? वैन। और ये पूरा जो इसका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा, लिख देता हूँ मैं, वैन इन रोम, और फिर यहाँ पर कोमा आएगा एक। क्या आएगा? कोमा मीन्स अल्पविराम आएगा। एज द रोमन्स डू। अब इसका मैं आपको अर्थ भी बता देता हूँ। ये एक प्रोवर्ब है। क्या है? प्रोवर्ब एक कहावत है और इसका अर्थ होता है जब आप रोम में रहें तो वैसा ही करें जैसे रोम के लोग करते हैं। ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। ठीक है दोस्तों, इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है इस क्वेश्चन के लिए, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दूंगा कि इसका सही मीनिंग क्या है और इसका यूज़ कैसे होता है। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग कॉम्परेटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। मतलब इस क्वेश्चन की कॉम्परेटिव डिग्री में इसको चेंज करना है। अब सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये स्वीटेस्ट लिखा हुआ है, मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री में है, तो सुपरलेटिव डिग्री से हमें कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करना है। मैंगो इज द स्वीटेस्ट फ्रूट ऑफ द वर्ल्ड। आम दुनिया का सबसे मीठा फल है। इसको कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो कॉम्परेटिव डिग्री में तुलना की जाती है और तुलना करते हैं तो हम उसमें THN देन का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कि कोई दूसरा फल आम से मीठा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो अदर फ्रूट इज स्वीटर देन मैंगो इन द वर्ल्ड, या ऑफ द वर्ल्ड भी लिख दोगे तो भी सही रहेगा। ठीक है दोस्तों। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का टॉपिक यदि आप पढ़ना चाहते हैं, अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, तो हमारे चैनल के माध्यम से हमने ग्रामर फॉर ऑल के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। ग्रामर फॉर ऑल के नाम से उस प्लेलिस्ट में जाकर आप अपनी पूरी ग्रामर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुट द एप्रोप्रिएट कंजंक्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इसमें एप्रोप्रिएट मतलब सही कंजंक्शन पुटअप करना है। सिट डाउन, OR, आर यू मे गो,
नीचे बैठ जाओ, अन्यथा जाइए या चले जा, तुम जा सकते हो। तो यहाँ पर क्या आएगा, ओ आर और। पांचवा क्वेश्चन है यूज सुटेबल मॉडल टू फिल द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, आई रिक्त स्थान बाय दिस पिक्चर इफ आई हैड मनी, तो इसमें आएगा कुड, है ना। अगला क्वेश्चन है फ्रेम ए क्वेश्चन ऑफ दिस सेंटेंस यूजिंग वेयर। वेयर शब्द का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को, इस वाक्य को प्रश्न बनाना है। तो देखिए कैसे बनाना है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखें कि वेयर का अर्थ क्या होता है। वेयर का अर्थ होता है कहाँ। क्या अर्थ होता है, कहाँ। अब वाक्य क्या है, ही विल टेक एडमिशन इन द आर्ट्स कॉलेज ऑफ आगरा, वह आगरा के आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लेगा। तो अब इस वाक्य को हमें क्वेश्चन बनाना है, तो वह कहाँ एडमिशन लेगा, तो जहाँ एडमिशन लेगा उस चीज़ को हम हटा देंगे। आर्ट्स कॉलेज ऑफ आगरा इसको हटा देंगे और इसके पहले जो प्रीपोजिशन आया है उसको भी हटा देंगे। दूसरी बात यह है कि जब भी हम किसी WH वर्ड का यूज़ करते हैं, मतलब जैसे व्हाट है, वेयर है, वाइल है, तो उसको वाक्य की शुरुआत में लिखते हैं, जैसे वेयर, ये लिख दिया। अब WH वर्ड के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है, तो वेयर विल। अब सब्जेक्ट ही टेक एडमिशन, बस ही टेक एडमिशन, मतलब वह एडमिशन कहाँ लेगा। ठीक है दोस्तों, किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स कर सकते हैं, पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम ए एंड बी टू मेक राइट कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड। कॉलम अ को कॉलम बी से जोड़ना है, जैसे फॉलिंग, लॉस्ट, ब्रेकिंग, टर्निंग, न्यूज़, लीव्स, पॉइंट, अपॉर्चुनिटीज़। तो देखिए यहाँ पर फॉलिंग मतलब होता है गिरना, तो पत्तियाँ गिरती हैं, लीव मतलब पत्तियाँ, लॉस्ट मतलब खोना, तो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो जाती है। ब्रेकिंग तो न्यूज़ होती है, जैसे आज की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आज आपका या कल आपका बेसलाइन टेस्ट था इंग्लिश का, अचानक आपको पता चला तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ हो गई। और टर्निंग पॉइंट, तो आंसर क्या हो गया, 3142। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि वह भी अच्छे से तैयारी और अपने पेपर का एनालिसिस कर सकें। आप अच्छे से क्लास 12th की इंग्लिश को कवर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।